देख भाई, बायोलॉजी पढ़ेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा को स्थापित करने का श्रेय जीव विज्ञान की शाखा को स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। ठीक है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी जो शब्द सबसे पहले 1801 में लैमार्क फ्रांस और ट्रेवी रेनस जर्मनी नाम के दो वैज्ञानिक ने किया था। अब आया क्या, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी बोलते हैं इसको। और फिर होता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी में क्या वनस्पति और पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी में जंतु और उसके कार्यकलाप का अध्ययन किया जाता है। एक तो है थियोफ्रेट्स, इसको बोलते हैं वनस्पति, इनकी क्या है थियोफ्रेट्स। ठीक है, वनस्पति शास्त्री बॉटनिस्ट है। इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लेंटेरम, इसमें 500 किस्म के पौधे का वर्णन है। और थियोफ्रेट्स को बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फिर है अरस्तु भैया, इसमें क्या है स्टोरिया एनिमिलियम, इसकी बुक का नाम है अरस्तु का। इसमें 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन है, इसलिए इसको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। अब जीवधारी को वर्गीकरण कैसे है, जीवधारी को वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का प्रमुख योगदान किसका है, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को। लीनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरी और क्लासेस प्लांटेरम ये है, और फिलासोफिया बॉटनिका ये सब बुक का नाम है इसकी, लीनियस की। इसमें वर्गीकरण पर प्रकाश डाला। पुस्तक जो है इसकी सिस्टमा नेचुराई, इसमें दो किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजित किया। ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। ठीक है, फिर आए R.H. वाइटेकर। इसने क्या किया, ये जो यही दो जो है इसको हटाया और 1969 में 5 जगत प्रणाली लेके आ गया, डिवाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया किंगडम में, है ना, 5 किंगडम में। R.H. वाइटेकर कर दिया इसको। क्या है इसका किंगडम, मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, प्लांटाई, फंजाई, एनिमेलिया है। ठीक है, ये सब कर दिया कौन, वाइटेकर। फिर है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, कौन दिया, 1753 में लीनियस दिया, कैरोलस लीनियस दिया इस पद्धति, द्विनाम पद्धति को। इसमें क्या होता है, पहला शब्द जो होता है वंश का नाम, जेनेरिक नेम, और दूसरा शब्द जाति का नाम मतलब स्पीशीज नेम, और वंश और जाति के बाद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जाति को खोजा। ठीक है, यही सब दिया जाता है। होमोसेपियंस, जैसे होमोसेपियंस में क्या है, वंश का नाम होमो है, जाति का नाम सेपियंस है, और लिन, लिन जो है वैज्ञानिक का नाम है, यही लीनियस ही है यही। ठीक है, तो लीनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस बोला था, वो कह रहा था। फिर कोशिका जो सेल है, सेल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सेल कैसा, कोशिका कैसे बनती है। कोशिका आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, यही सेल। ठीक है, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है इसमें, इसी को बोलते हैं सेल। साइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी क्या है, कोशिका और उसके अंदर की वस्तुओं या फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। माइक्रोस्कोप से कॉर्क की एक पतली काट सेक्शन में छोटे छोटे मधुमक्खी जैसे छत्ते की कोठरियाँ देखी, उसी को बोल दिया सेल। ठीक है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है अ लिटिल रूम। तो ये रॉबर्ट हुक की जो बुक थी माइक्रोग्राफिया, प्रकाशित कर दिया ये। ठीक है, फिर आया क्या, ल्यूवेन हॉक 1674 में, इन्होंने क्या किया, जीवित कोशिकाओं के संगठन का अध्ययन किया। अब क्या है, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई को बोलते हैं क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई को बोलते हैं क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे खोज हुई थी बहुत सारी। अब आए क्या, रॉबर्ट ब्राउन, ये क्या किए हैं, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की 1831 में। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य की खोज की, लेकिन इसका नाम जो बेंडा ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म कौन बोला, बंडा नहीं भाई, कौन, डुजार्डिन। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, लेकिन पुरकिंजे ने इसको नाम दिया था। पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। मतलब डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बताया कि प्लांट का शरीर छोटे छोटे सेल से बना होता है। और फिर 1839 में जंतु विज्ञान शास्त्री श्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी छोटी छोटी कोशिका का बना होता है। 1855 में विर्चाऊ वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। फिर है मैक्स शुल्ज, ये बोले 1861 में कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक न्यूक्लियस होता है, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। कौन दिया था, मैक्स शुल्ज। ठीक है, 1884 में स्ट्रासबर्गर आया, इसने क्या किया, केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, ये बोला स्ट्रासबर्गर ने। कैमिलो गाल्जी आया 1898 में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की। फिर कौन है, केंद्रिका न्यूक्लियोल्स की खोज 1774 में फेलिक्स फोंटाना ने की। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। 1888 में वॉल्डेयर ने क्या, क्रोमोसोम का नामकरण किया। 1883 में स्टिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। 1892 में बीजवैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। फिर आए J.E. पैलेड ने 1955 में राइबोसोम की खोज की। पैलेड ने राइबोसोम की खोज की और डी रूबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। फिर आए बोवेरी ने 1888 में सेंट्रोसोम का नामकरण किया। रिचर्ड अल्टमैन 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और उसको बायोब्लास्ट बोला। फिर बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया सीधे सीधे। अब आए कोशिका की आकृति, हम आप कैसे कैसा होता है भैया, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु का शरीर केवल एक कोशिका यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन कई दूसरे भी जीव है जिनमें बहुत मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उनको, बहुकोषीय जीव, इनके में लाखों की संख्या में सेल्स हो सकते हैं। बहुकोषीय पौधों और जंतुओं में जो सेल है, कोशिका अधिकतर गोलाकार होती है, घनाकार, स्तंभाकार भी होती है। ठीक है, सूक्ष्मतम सबसे छोटी वाली कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है और माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, जीवाणु में पाई जाती है ये। और जंतु की
पेशी कोशिका मस्कुलर सेल जूट और सन रेशे की कोशिका कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडे के केंद्र में जो यॉक पाया जाता है वो भी एक सेल है। शुतुरमुर्ग के अंडे का माप जो होता है 170 mm होता है। सबसे बड़ी सेल है, ये सबसे बड़ी कोशिका है जिसे बिना किसी युक्ति के सहारे देखा जा सकता है। ठीक है, अब आया कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। 1838 में जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन ने, 1839 में जर्मनी वैज्ञानिक श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोनों ने मिलकर, स्लाइडेन एंड श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी। क्या है भैया इसमें? शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जीव की उत्पत्ति या ओरिजिन एक सेल से होती है। प्रत्येक सेल एक स्वाधीन इकाई है, स्वतंत्र इकाई है और सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता, न्यूक्लियस मुख्य होता है। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत का अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्या है भाई? कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, वायरस जो है इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। इसमें कोशिका नहीं होती है, संक्रामक परजीवी होता है, निर्जीव होता है वायरस, प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है ये। वायरस इज प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड अ सेल्युलर स्टेट। ठीक है, कोशिका का प्रकार दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? सरल रचना होती है इसकी, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरियल सेल इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। इनका आकार 1 मिली से 10 मिली के बीच होता है। जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। विशेष क्षेत्र में न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति होती है इसमें, जिसमें केंद्र में पाए जाने वाले जैसे डीएनए जो पदार्थ पाए, प्रोटीन जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता वो। और राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं इसमें, परंतु ऑर्गेनल्स कोशिकांग नहीं होते। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली थैलीनुमा संरचना में मौजूद होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या है? ये यूकैरियोटिक पूर्ण रूप से विकसित होता है और वायरस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सभी पौधे जंतु में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। आकार भी बड़ा होता है, विकसित केंद्रक न्यूक्लियस होता है इसमें, दोहरी झिल्ली के द्वारा डबल मेम्ब्रेन द्वारा एक घेरा भी होता है। ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें, क्रोमोसोम एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है प्रिमिटिव कोशिका है ना, बहुत पुरानी। यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है, इंसिपिएंट होता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक प्योर विकसित होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है। और क्या क्या है भाई? श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक विकसित है ना, इसलिए इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होता है बहुत ही पतली होती है, होती नहीं है। यूकैरियोटिक में सेल वॉल छुट्टा मोटी होती है। वैक्यूल्स नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में वैक्यूल्स रिक्तिका होता है। प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन, फिजन, विखंडन और मुकुलन बडिंग द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक जो डेवलप होती है इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री मायोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र होते हैं और यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब बोलते हैं कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर कैसा है भाई? सेल स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, कोशिका को 3 भाग में विभाजित करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? कोशिका के सबसे बाहर बहुत ही पतली झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। सेमी परमिएबल होती है ये, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखाई देती है, बीच बीच में अनेक छिद्र भी होते हैं इसमें। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसमें 2 परत प्रोटीन, इनके बीच 1 परत लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन निश्चित आकार बनाने में मदद करती है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, ये सब यही चल रहा है, सेल मेम्ब्रेन करती है ये। अणुओं को बाहर, भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने व अंदर जाने में नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला और माइक्रोविलाई ये तीनों के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका जंतु में यही सेल मेम्ब्रेन, सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोविली के निर्माण में सहायक होते हैं। अब आया सेल वॉल। क्या है? प्लांट सेल चार ओर से कड़े आवरण से घिरा होता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेलुलोज की बनी होती है, परमिएबल होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल कड़ी और निर्जीव होती है, इसमें थिकनिंग मौजूद होते हैं, ये सेमी परमिएबल होती है। यह पादप कोशिका प्लांट सेल को निश्चित आकार प्रदान करती है, प्लांट सेल को सुरक्षा व यांत्रिक सहारा देती है, सेल मेम्ब्रेन की रक्षा करती है। ये सब यही सेल वॉल की बात चल रही है ना, और कोशिका को सूखने से बचाती है। अब आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका सेल वॉल एवं न्यूक्लियस के बीच में रहता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं जो निर्जीव होते हैं। ठीक है, गाढ़ा पारभासी ट्रांसल्यूसेंट और चिपचिपा पदार्थ होता है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल इसके अंदर होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑर्गेनल्स झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो है इसमें ऑर्गेनल्स पाए होते हैं जो विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब आया क्या? अब इसी में क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जंतु और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में एक घना जाल होता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कभी कभी केंद्र के बाहर झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही पहुंच सकता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन चिकनी होती है, सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, ये लिपिड स्त्राव, लिपिड निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर होती है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इनको राइबोसोम बोलते हैं। इसमें रफ में राइबोसोम होता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चिकना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, जबकि ये खुरदुरी वाली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, ठीक है। इसके कारण कोशिका का सतही क्षेत्र, सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है, ठीक है। सेल प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, यही सब लेती है। अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थ को जाने का रास्ता बनाती है। यह कोशिका द्रव्य को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। इसके कारण कोशिका का सतही क्षेत्र, सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है। अब आया राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, अकेले या गुच्छे में साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब आया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। मुड़ी हुई छड़ के जैसी दिखाई देती है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे पड़े रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, चारों तरफ झिल्ली से घिरी होती है ये, जिसको बोलते हैं क्या, सिस्टेरनी, ठीक है। सिस्टेरनी के समूह की तरह होते हैं ये। यही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गोल्जी कॉय जो होता है, चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई एक समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह की तरह होते हैं। सिर पर छोटी छोटी वेसिकल स्थित होती हैं, इसमें गोल्जी में वेसिकल्स होती हैं। नीचे की तरफ वैक्यूल्स होता है। गोल्जी की झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से, मेम्ब्रेन से होता है। फिर क्या, गोल्जी का किसमें, नील, हरित, शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। यह कोशिका का मुख्य सेक्रेटरी मतलब श्रवण अंगक है। लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करते हैं गोल्जी कॉय, और पादप कोशिका के विभाजन के समय सेल प्लेट बनाने में सहायता करता है। कौन, ये सब गोल्जी कॉय है। लाइसोसोम आया, लाइसोसोम की खोज डी डोवे ने 1958 में की थी। बहुत छोटी छोटी वेसिकल के रूप में पाए जाते हैं। चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन होती है, आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। एंजाइम होते हैं इसमें, जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट करने की क्षमता होती है। क्षतिग्रस्त कोशिका होते ही लाइसोसोम फट जाता है और मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। परिणामस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण एवं बाह्य कणों का पाचन करता है ये, और अंतः कोशिकीय पदार्थ या ऑर्गेनल्स, टूटे फूटे भागों को पचा के कोशिका को साफ कर देता है। जीवाणु विषाणु से रक्षा करता है, ये सब लाइसोसोम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, खोज इसकी अल्टमैन ने 1890 में की थी। साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है ये, ठीक है। कोशिका साइटोप्लाज्म में बिखरी पड़ी रहती है। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट बोला और बेंडर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका आकार और शेप परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, और साइटोप्लाज्म के कणों ये क्या है, इसका आकार और शेप परिवर्तनशील होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। यह कोशिका साइटोप्लाज्म में कणों, कॉन्ड्रियोमिट्स, सूत्रों, फिलामेंट्स और कॉन्ड्रिकॉन्स छड़ों और गोलकों, कॉन्ड्रियोस्फेयर्स के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन एक अंतः झिल्ली के चारों से घिरा रहता है। इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भीतर से अनेक मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण व ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। 36 एटीपी अणु, जो कि ग्लूकोज अणु को तोड़ने में के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 एटीपी केब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। अब आएगा प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड लवक बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरे होते हैं, आकार में अंडाकार, गोलाकार, डिस्क शेप में होते हैं। भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलानुकार, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया। स्टार्च कणिकाओं को बनाने और संग्रहित करने में उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। फिर आए क्रोमोप्लास्ट, रंगीन प्लास्टिड होते हैं। ये रंग प्रदान करते हैं, जैसे फूल, फल, वित्ती और बीज हो गया, ठीक है। फूलों का रंग के लिए मेन चीज़। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये तीसरा प्रकार है इसका, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोफिल की सहायता से। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इससे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के पिगमेंट भी होते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। पत्तियों का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। और बड़ा हरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, धातु, ठीक है। अब आया क्या, वैक्यूओल्स रसधानी बोलते हैं। कोशिका के वैक्यूओल्स चारों ओर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं।
वैक्यूल्स छोटी बड़ी हो सकती है, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती है, वैक्यूल्स छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में बड़ी होती है। प्लांट सेल की वैक्यूल्स में सेल सैप कोशिका रस भरा होता है जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जल संतुलन का कार्य करता है, और पादप कोशिका प्लांट सेल में ये टर्जिडिटी तथा कठोरता प्रदान करता है। कुछ एक कोशीय यूनिसेलुलर विशिष्ट इसमें विशिष्ट रसधानियाँ विशिष्ट वैक्यूल्स अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। फिर आया कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बवेरी ने 1888 में की थी। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। बेलन जैसी रचना होती है इसकी, और जंतु कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियस में छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है जिसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल रहता है, ठीक है। सेंट्रियोल के चारों ओर धागे जैसी जो रचना होती है ऑस्ट्रल रेज दिखाई देती है ना। और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है सीधे सीधे। सीलिया और फ्लैजेला के बनने में भाग लेता है सेंट्रोसोम। यह कोशिका का प्रचलन अंग लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, ठीक है। अब आया कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में सहायक करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल के निर्माण में सहायक में भाग लेती है। यह सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब आया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। साइटोप्लाज्म के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। चारों ओर दोहरे परत की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ठीक है। न्यूक्लियोप्लास्ट कोशिका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एवं साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। केंद्र के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म में महीन धागे जैसा जाल होता है जिसको क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है सीधे सीधे। और सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं डीएनए में। और डीएनए के कार्यात्मक खंड को बोलते हैं जीन, और डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई बोलते हैं। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ और जीन को अनुवांशिक इकाई हेरेडिटरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या? कोशिका के अंदर सभी मेटाबॉलिक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक, है ना। और कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका के विकास एवं परिपक्वन में को निर्धारित करता है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसको न्यूक्लियोल्स बोलते हैं। केंद्रिका क्रम में सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा या फिर नहीं पाई जाती है। ये कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है, फिर होती ही नहीं है, जबकि सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में बड़ी होती है। संख्या में एक या अनेक या कई हजार हो सकती है। न्यूक्लियोल्स या केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन लंबे अत्यधिक कुंडलित धागे जैसे दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पहला होता है पेलिकल। गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण को बोलते हैं पेलिकल, और पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है जिसको क्रोमैटिड या अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचना होती है जिसको बोलते हैं क्रोमैनिमाटा। प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमैनिमाटा इतने अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं कि वे एक ही दिखाई देते हैं। क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं, जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करती है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्कसूत्र मतलब स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र को संलग्न करता है, मतलब जोड़ता है भाई, ये ध्यान रखना। सेंट्रोमियर एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र को जोड़ता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होता है, मतलब सेंट्रोमियर तोड़ता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र 2 भागों में बट जाता है। प्रत्येक भाग को आर्म बोलते हैं, बाहु। दोनों आर्म के संधि स्थल पर कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है, ठीक है। कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव में 46 होता है। ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में केवल 8 गुणसूत्र होते हैं। मक्का में पाए जाते हैं 20 गुणसूत्र, टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और आलू की कोशिकाओं में 48, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? ये एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से समान होते हैं, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिनमें समजात गुणसूत्र मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लॉइड। युग्मकों गैमेट में गुणसूत्र की संख्या सोमैटिक सेल कायिक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या सोमैटिक सेल में गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र हैप्लॉइड होते हैं। पादप कोशिका प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस होता है तो पता ही होगा, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, हाँ। और क्या एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है,
बात ही खत्म। प्लांट सेल में क्या है, कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक, फंजाई, जीवाणु आदि अन्य सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। और जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में घंटा नहीं पाया जाता ये क्लोरोफिल, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या है, सेंट्रोसोम नहीं होते। और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम रचना होती है, कोशिका विभाजन में सहायक करती है। प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते और एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं भाई। प्लांट सेल में क्या है, वैक्यूल्स रसधानी या रिक्तिका होती है, पेड़ के बड़ी है ना दोनों। और क्या है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती है भाई। ये वैक्यूल नहीं होता है प्लांट एनिमल सेल में। अधिकांश प्लांट कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं। अब बताया सेल डिवीजन है। 1855 में विरचाउ ने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से ही विद्यमान कोशिका से होता है। कोशिका विभाजन डॉटर सेल को जन्म देता है। कोशिका विभाजन में डॉटर सेल का जन्म होता है, ठीक है। नवीन अंगों की वृद्धि होती है इसमें भूमिका, ठीक है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन और मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और एक और होता है, एक अन्य कोशिका विभाजन होता है जिसको असूत्री विभाजन एमिटोसिस बोलते हैं, एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस क्या है, आदिम जीवों, बहुत पुराने जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इसमें होता है। प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है इसमें। और केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में छोटा अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग को एक संतति केंद्रक पहुंचाता है, अलग अलग हो जाता है सीधे सीधे। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस में इनडायरेक्ट सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस शब्द जो है 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था, याद रखना माइटोसिस है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन को बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस रखा गया, जिसका अर्थ है थ्रेड लाइक फॉर्मेशन, मतलब धागे की तरह निर्माण। माइटोसिस जिसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं, केंद्रक विभाजन है। माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह शब्द केंद्रक का विभाजन है। परंतु व्यवहारिक रूप से यह शब्द केंद्रक और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोशिका विभाजन किसमें होता है, सोमैटिक सेल में होता है। ये वाला समसूत्री विभाजन माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या है, मदर सेल विभाजित होकर दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस में। निरंतर प्रक्रिया विभाजन, समसूत्री विभाजन जो माइटोसिस है जटिल प्रक्रम है, कई चरणों और अवस्थाओं में संपन्न होता है ये। मेन तो समसूत्री माइटोसिस 5 चरण होते हैं। कौन कौन सा है, पहला है इंटरफेस, इपमैट बोलते हैं। इंटरफेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इपमैट। ये किसका है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन के 5 चरण हैं। क्या है इंटरफेज में, क्या है रेस्टिंग स्टेज या इंटरफेज बोलते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रेटेड होने के कारण गुणसूत्र दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। क्रोमैटिक नेटवर्क केंद्र न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड रहता है। धीरे धीरे केंद्रक जाल स्पष्ट होने दिखता है। प्रोफेज आया, प्रोफेज में क्या है भाई, कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमैटिन जाल स्पष्ट नजर आते हैं। क्रोमैटिन जाल के धागे टूटकर टुकड़े बन जाते हैं। टुकड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं होती हैं जिसको क्रोमोमियर बोलते हैं। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में विशिष्ट स्थान होता है। प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। 2 अर्धभागों में विभाजन होता है अब, और दोनों अर्धभाग एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर जुड़ते हैं। प्रत्येक अर्धभाग को क्रोमैटिड्स बोलते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित होकर कोशिका के दोनों पोल्स पर खिसक जाते हैं और सेंट्रोसोम के चारों ओर अनेक ऑस्ट्रल रेज निकलती हैं। सेंट्रोसोम के बीच साइटोप्लाज्म में कुछ परिवर्तन होता है, फलस्वरूप दोनों सेंट्रोसोम तारकताए के बीच स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। गुणसूत्र सिकड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बनते हैं परंतु सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली डिसअपीयर हो जाती है और गुणसूत्र कोशिका के मध्य आ जाता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के गायब हो जाने के साथ प्रोफेज खत्म। अब आया मेटाफेज। माइटोसिस समसूत्री विभाजन में स्पिंडल पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स पहले की तुलना में और अधिक दिखने लग जाते हैं और गुणसूत्र क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर द्वारा स्पिंडल फाइबर धागों से जुड़े होते हैं। एनाफेज आया। एनाफेज में क्या है, सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो गए, क्रोमैटिड अलग अलग हो गई। दोनों क्रोमैटिड दूर खिसकने लगे। स्पिंडल फाइबर में खिंचाव पैदा हो गया। धीरे धीरे सिकुड़ने लगा धागा स्पिंडल फाइबर का सिकुड़ना क्रोमैटिडों को दूर खिसकने में मदद करता है। दोनों क्रोमैटिड कोशिका दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाती है पोल्स में और क्रोमोसोम का आकार वी या फिर यू प्रकार का हो जाता है। प्रत्येक क्रोमैटिड डॉटर क्रोमोसोम कहलाते हैं। फिर आया टेलोफेज। टेलोफेज क्या है, डॉटर क्रोमोसोम मतलब संतति गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते सेंट्रोसोम के पास पहुंच जाते हैं और प्रत्येक कोशिका पोल में मौजूद संतति गुणसूत्र डॉटर क्रोमोसोम में प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं। गुणसूत्रों का हाइड्रेशन शुरू हो जाता है और गुणसूत्र धीरे धीरे पतले और लंबे हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। न्यूक्लियोलस केंद्रिका पुनः आ जाती है, प्रकट हो जाती है। साथ साथ गुणसूत्रों के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण भी स्टार्ट हो जाता है। और क्या है यह एक मात्र केंद्रक से 2 संतति केंद्रक बन जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता क्या है, केंद्रक के विभाजन के पश्चात साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म है ना, ये कोशिका द्रव्य का विभाजन एनाफेज अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य बीचों बीच
से अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाता है, जिससे एक संकुचन कंस्ट्रिक्शन बन जाता है। कोशिका द्रव्य का अंदर की ओर धंसना बढ़ता जाता है, परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में 2 भागों में बढ़ जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का विभाजन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंदर धंसने के फलस्वरूप नहीं होता। प्लांट सेल में स्पिंडल के बीच में कणिकाएं एकत्रित होकर आपस में संयोजित होकर सेल प्लेट का निर्माण करती हैं और सेल प्लेट के दोनों ओर सेल्यूलोज की दीवार बन जाती है। इस प्रकार 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ऐसा तो है। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है भाई? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या है, एकमात्र कोशिका मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनता है। सीधे सीधे गुणसूत्र की संख्या समान रहती है डॉटर सेल में। संतति कोशिकाओं डॉटर सेल के गुण मदर सेल के समान होते हैं। विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार होता है। घावों का भरना, अंगों का पुनरुद्भवन, रीजनरेशन इसी विभाजन के कारण होता है। इसके कारण माइटोसिस के कारण। अब आया कौन? मायोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या है? इसकी खोज बीजमैन ने की थी, बीजमैन। लेकिन इसका नामकरण मायोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस की खोज की थी बीजमैन ने, लेकिन मायोसिस का नामकरण फार्मर और मूरे ने किया था 1905 में। कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है इसमें। कोशिका विभाजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना गैमेट्स के निर्माण के समय होता है, जिनको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट में समान गुणसूत्र की संख्या की आधी संख्या मौजूद रहती है। हैप्लॉइड सेल बोलते हैं इसको। ठीक है। स्पर्म और ओवम संयोजित होकर जाइगोट बनाते हैं, जिससे जीव बनता है। जाइगोट में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। इसको तब बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। ठीक है। डिप्लॉइड सेल में आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है। मायोसिस कोशिका विभाजन में 2 विभाजन होता है। पहले विभाजन को हीटेरोटाइप डिवीजन बोलते हैं या फिर रिडक्शन डिवीजन, और दूसरे विभाजन को बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। ठीक है। 2 संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बीच में जो इंटरफेज विश्रामावस्था होता है, जो जीवन अवस्था एस अवस्था G2 अवस्था में बटा होता है। समसूत्री विभाजन में के एस अवस्था जैसे अर्धसूत्री के एस अवस्था में भी डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस विभाजन विश्रामावस्था के G2 अवस्था के पश्चात प्रारंभ होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या है? गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री में मायोसिस चल रहा है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तथा फर्टिलाइजेशन के बाद सोमैटिक सेल में फिर गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। जनकों में सामान्य संख्या होती है। ठीक है। अनुवांशिक पदार्थों का अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है। इसमें क्रोमैटिन पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है और नर जनक मादा जनक के गुणों का भली भांति मिश्रण होता है। संतानों के अच्छे गुणों के समावेश की संभावना अधिक प्रबल हो जाती है इसमें मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन में। तो क्या है? अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस में अंतर। समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है। पौधे एवं जंतुओं में वृद्धि, टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है समसूत्री विभाजन से, माइटोसिस से। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस ये क्या है? जनन कोशिकाओं में होता है। पौधे एवं जंतुओं को एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में जाते हैं इससे, अर्धसूत्री विभाजन से, मायोसिस से। अब आया क्या? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। इसका नाम रखा था वॉल्टर फ्लेमिंग ने, और मायोसिस को खोजा था बीजमैन ने, लेकिन इसका नामकरण किया था फार्मर और मूरे ने। ठीक है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस, इसमें क्या है? विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और केवल एक चरण में विभाजन पूरा हो जाता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस में विभाजन 2 चरण में होता है और विभाजन में गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों क्रोमेटिड्स का आदान प्रदान होता है तथा क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में प्रोफेज अपेक्षाकृत छोटी होती है। अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस में प्रोफेज काफ़ी बड़ी होने से इसमें 5 उप अवस्थाएं भी हो जाती हैं। ठीक है। और समसूत्री विभाजन में मतलब माइटोसिस में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं सीधे सीधे, और इसके अर्ध गुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं। इसमें क्या है? अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस में जोड़े बनते हैं तथा विभाजन में अर्ध गुणसूत्र छोटे व मोटे होते हैं। समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस, इसमें क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। और क्या है? अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस में प्लांट सेल में प्रथम अवस्था टेलोफेज फर्स्ट के पश्चात सेल वॉल सदैव नहीं बनती। और क्या है? समसूत्री विभाजन माइटोसिस, इसमें क्या है? विभाजन के परिणामस्वरूप 2 डॉटर सेल बनती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? फ्लेमिंग ने 1882 में जंतु कोशिकाओं में माइटोसिस का अध्ययन किया और उसी ने सर्वप्रथम माइटोसिस दिया। ठीक है। फार्मर और मूरे ने मायोसिस अर्धसूत्री नाम दिया। स्केनेडर ने सबसे पहले केंद्रक विभाजन कैरियोकिनेसिस शब्द दिया। कैरियोकिनेसिस बोलते हैं इसको। स्केनेडर ने कैरियोकिनेसिस दिया। व्हाइटमैन ने 1887 में साइटोकिनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द का नाम दिया। अब आया वायरस। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया था। ठीक है। 1892 में तंबाकू के पत्ती में मोज़ेक डिसीज के कारण खोज करते समय पता चल गया। लुई पास्चर तथा बिजरिंक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। एड्स जो होता है, एड्स जो विषाणु है, वायरस है, 1986 में इसको HIV नाम दिया। ठीक है। नॉन सेलुलर और विषाणु जो होता है, नॉन सेलुलर और न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है,
जीवित परपोषी के अंदर रहकर रिप्रोडक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है और इसके अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में क्या होता है, प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। संपूर्ण कण को विरियन बोलते हैं। वायरस के प्रकार क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। प्लांट वायरस होता है, प्लांट वायरस क्या है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए इनमें होता है, जैसे टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। एनिमल वायरस होता है, एक एनिमल वायरस क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और कभी कभी आरएनए होता है इसमें एनिमल वायरस में, जैसे क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस या मम्प्स वायरस। अब आए बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी। ये क्या है, ये केवल बैक्टीरिया के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए होता है। इसके एग्जाम्पल है टी टू फेज। ठीक है। बैक्टीरियोफेज की खोज की थी टुआर्ट और डिहेरिल ने। बैक्टीरियोफेज की खोज की थी टुआर्ट और डिहेरिल ने। ठीक है। जीवाणु के निर्जीव होने के लक्षण क्या है, इसमें कोशिका का रूप होता ही नहीं है। ठीक है। और मैं क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की बाती बोतल में भरकर कई वर्षों तक इसको वायरस को रख सकते हैं। और विषाणु के सजीव होने के लक्षण क्या है, इसमें न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है और जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लग जाते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन वायरस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा होता है, गुणन विधि द्वारा। और विषाणुओं से लाभ, इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। इनका उपयोग एवोल्यूशन के अध्ययन में होता है, जैव विकास में। ठीक है। जल को खराब होने से बचाया जा सकता है विषाणु की सहायता से। बैक्टीरियोफेज जल को सड़ने से रोकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी सफाई में मदद करता है। ठीक है। विषाणु से हानि, हार्मनेस क्या है वायरस का, पौधों में रोग हो जाते हैं इससे। टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस से तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग हो जाता है। बनाना वायरस 1 से केले में बंकी टापो बनाना हो जाता है। ठीक है। जिससे केले की फसल को भारी नुकसान होता है। भारत में श्रीलंका से आया है यही केला वाला, है ना, केला वाला बंकी टापो बनाना श्रीलंका से आया है। आलू की फसल में क्या है, पोटैटो मोजेक वायरस होता है, मोजेक रोग हो जाता है। आलू की पत्तियों में मोजाइक हो जाती है, चितकबरापन पड़ जाता है। वायरस द्वारा मनुष्य में मीजल होता है, येलो फीवर होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पीस होता है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, मम्स होता है, टेकोमा, एड्स होता है, हाँ, इंसेफेलाइटिस होता है, सब होता है। मीजल होता है, मीजल जो होता है पैरामिक्सो वायरस से बच्चों में होता है। पीत ज्वर, येलो फीवर जो होता है ये अरबो वायरस द्वारा मच्छरों के काटने से होता है। चेचक में तीव्र ज्वर में शरीर में काफी दर्द होता है, चेहरे और छाती में धब्बे पड़ जाते हैं। हर्पीज रोग हर्पीज वायरस के द्वारा बच्चों में होता है। इन्फ्लुएंजा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का गंभीर रोग है। इन्फ्लुएंजा जो होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है और येलो फीवर अरबो वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होता है बच्चों में। पोलियो का संक्रमण स्पाइनल कॉर्ड या फिर बोन मैरो में होता है। रेबीज में क्या होता है, रेबीज रोग को इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया वायरस। इसका क्या मस्तिष्क में डायरेक्ट प्रभाव करता है। ये मम्प्स जो गलसुआ होता है, इस रोग में मनुष्य के जीवन काल में केवल एक बार मम्प्स होता है। ठीक है। इसमें लाल ग्रंथियों को प्रभावित करता है जिससे ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। ठीक है। ट्रकोमा नेत्र का एक रोग है जो वायरस द्वारा होता है। इसमें क्या है, नेत्र में सूजन हो जाता है और जलन आ जाता है। एड्स होता है, एड्स का पूर्ण एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको, एचआईवी नामक वायरस से होता है। 1986 में इसको एचआईवी नाम दिया था। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली को छुट्टा पेल देता है। अब क्या है भाई, एड्स से बचने के उपाय। एड्स साथ भोजन करने बचे से नहीं फैलता है भाई। एड्स निवारक औषधि कौन कौन सी है, HIV-3 कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है। कॉम्बिनेशन थेरेपी एड्स निवारक औषधियाँ हैं। AZT3 जिसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडाइन। ठीक है। सुरामीन, साइक्लोस्पोटीन, रिबाइबरिन, अल्फा इंटरफेरॉन और 2,3 डीऑक्सीसाइटिडीन, ये इसका एड्स निवारक औषधियाँ कौन कौन सी है, कॉम्बिनेशन थेरेपी, एजिडोथाइमिडाइन, सुरामीन, रिबाइबरिन, साइक्लोस्पोटीन, अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है। अब आया क्या भाई, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव को इस जगत में सम्मिलित किया जाता है। सूक्ष्म और सरलतम जीव होते हैं, प्राचीनतम भी हैं। उन सभी स्थानों में मोनेरा जगत वाले पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है, जैसे मिट्टी, जलवायु, गर्म झरने मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। मोनेरा के जीवदालु के इसमें लक्षण क्या है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने वाले ना, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकीय संगठन होता है। अनुवांशिक पदार्थ जीवद्रव्य में छुट्टा बिखरा पड़ा होता है। सेल वॉल बहुत सुदृढ़ होती है। इसमें पॉलीसेकेराइड्स के साथ एमिनो एसिड होता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी व वैक्यूल्स नहीं होता है। ये सब कुछ नहीं होता। प्रकाश संश्लेषी, रासायनिक संश्लेषी या परकोशीय होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो जाता है। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिति का फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की क्षमता भी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम क्या है भाई, 4 भागों में विभाजित किया मोनेरो को। क्या है, पहला है बैक्टीरिया। पौधे नहीं होते ये, इनकी सेल वॉल प्लांट सेल के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होती है इनकी सेल वॉल जीवाणु की, बैक्टीरिया की। कुछ जीवाणु फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे नहीं कि सब वही है। एक्टिनोमाइसिटीज इसको बोलते हैं क्या, कवकसम जीवाणु। ये जीवाणु क्या है, कवक जाल के समान होते हैं, शाखित होते हैं। पहले इसको कवक बोलते थे, एक्टिनोमाइसिटीज, पहले इसको कवक बोलते थे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकी संगठन के कारण इसको जीवाणु मान लिए। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसीज एक महत्वपूर्ण वंश है। कवकसम जीवाणुओं की अनेक जातियों से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। अब आया आर्क बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया सबसे प्राचीनतम जीव धातु की प्रतिनिधि करता है। इसका नाम आर्की या बैक्टीरिया रखा गया। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म है आर्क बैक्टीरिया। नाम क्या क्या है, मैथेनेजोन, हेलाफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है। कौन कौन सा है, मैथेनेजोन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स।
फिर आया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक जीवधारी लोग होते हैं, पृथ्वी का सफलतम जीवधारी समूह बोलते हैं इसको साइनोबैक्टीरिया को। मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा एलगी है ना, एलगी की अपेक्षा जीवाणु से अधिक समानता रखती है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एलगी के नाम से जाना जाता है। ये कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। वायरस से होने वाले नाम। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीज, हमें मां से मेनिंजाइटिस, हा से हेपेटाइटिस हिट, हेपेटाइटिस ट्रेकोमा करके पोइचे, पोइचे मतलब पोलियो, एड्स चेचक, छोड़ गई है ना, छोटी माता डेंगू, गई मतलब गलसोंद, और ई मतलब इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब आया क्या? बैक्टीरिया जीवाणु। जीवाणु क्या है? जीवाणु से रोग होते हैं डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है बैक्टीरिया से। डीप सिटी, डीप मतलब डिप्थीरिया, प्लेग, सिटी सिफिलिस, टिटेनस, का काली खांसी, कुटनी कुष्ठ, टाइफाइड, निमोनिया, है हैजा, डीप सिटी की कुटनी है। अब बैक्टीरिया पढ़ना। बैक्टीरिया क्या है? नॉन क्लोरोफिलस यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव है। वास्तव में ये पौधे उधे नहीं होते। सेल वॉल का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल अलग होता है। कुछ जीवाणु फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन ये उनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल, पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, जीवाणु की खोज 1663 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और टाइनी टाइनी एनिमलक्यूल्स सूक्ष्मजीव नाम दिया। ल्यूवेनहॉक ने को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है, और एहरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन पर कार्य किया। जीवाणुओं द्वारा ही होता है फर्मेंटेशन। पदार्थों का सड़ना अनेक रोगों का कारण सूक्ष्मजीवी होते हैं। पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, रोगों का जर्म मत सिद्धांत प्रतिपादित किया। रॉबर्ट कोच 1881 में सिद्ध किया कि चौपायों में या जानवरों में होने वाली एंथ्रेक्स रोग, कौन? रॉबर्ट कोच बता रहा है ना। रॉबर्ट कोच 1881 में बता रहा है कि जानवरों में एंथ्रेक्स रोग, मनुष्यों में ट्यूबरकुलोसिस रोग और हैजा कोलेरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणुओं का आर्टिफिशियल कल्चर, कृत्रिम संवर्धन किया। लिस्टर जो है जीवाणुओं के संबंध में एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया। ठीक है, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ऑकरेंस कहाँ होता है भाई? कहाँ पाए जाते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं जीवाणु, सभी जगह पाए जाते हैं, मिल जाते हैं, अनुकूल प्रतिकूल दोनों जगह पाए जाते हैं। बराबर। सांस लेने, वायु, भोजन सब में होते हैं। ठीक है, मुंह में भी पाए जाते हैं जीवाणु। स्ट्रक्चर क्या होता है जीवाणु का? स्ट्रक्चर रचना। जीवाणु का संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है ये, है ना। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अन्य जो ऑर्गेनल होते हैं वो सब कुछ नहीं होता है इसमें, इतना जान ले। ठीक है, सेल वॉल तथा क्रोमोसोम का भी अभाव होता है। प्राथमिक प्रकार का केंद्रक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। जीवाणु में रोम और फ्लैजेला भी पाए जाते हैं और गमन, पोषण और प्रजनन में सहायक करते हैं ये फ्लैजेला। ठीक है, और इसका क्या है? लक्षण क्या है? जीवाणु सबसे सरलतम जीव होते हैं, सभी स्थानों पाए जाते हैं, एक कोशी जीव होते हैं, समूह में एक या फिर एकल पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का आकार 2 से 10 मीटर होता है। सेल वॉल मोटी और काइटिन की बनी होती है। ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है इसमें। परजीवी, मेथोपजीवी तथा सहजीवी सगले होते हैं ये बैक्टीरिया। इनमें प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब कुछ नहीं होता, और जनन मुख्य रूप से फीजन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा। शेप क्या होगा भाई बैक्टीरिया का? शेप क्या होगा? जीवाणु का शेप होगा क्या? बैसिलस। बैसिलस मतलब छड़नुमा होगा या फिर बेलनाकार आकृति का होगा, इसको बोलते हैं बैसिलस एंथ्रासिस, एग्जाम्पल है इसका। और होता है जीवाणु का आकार गोलाकार, इसको बोलते हैं कॉकस। कॉकस क्यों? ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं कॉकस। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोकोकाई है ना, ये एक कोशिका के रूप में होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोकोकस। और डिप्लोकोकाई दो कोशिकाओं का समूह होता है, डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? अनेक कोशिकाओं के समूह में होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, और एक होता है सारसिनी। सारसिनी क्या होता है? 8, 64 या फिर 128 एक घनाकृतिक पैकेट के रूप में होता है, जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल है सारसिना। अब क्या होता है? स्पाइरली और हेलिकल, सर्पिलाकृतिक, स्पाइरली और हेलिकल। ठीक है, जीवाणु कॉइल्ड या स्पाइरल होते हैं, स्पाइरलम रूप्रेम नाम है इसका। चौथा नंबर कॉमा, ये अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के होते हैं, विब्रियो कॉमा, एग्जाम्पल है इसका। जीवाणु में पोषण कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कैसे होता है? 2 प्रकार के पोषण होते हैं, ऑटोट्रॉफ, अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, 2 प्रकार के होते हैं इसमें। फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी, इसमें क्या जीवाणु प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन खुद ही बना लेते हैं। पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट की जगह जीवाणु पर्णहरित बैक्टीरियो क्लोरोप्लास्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्रोमेटियम, रोडोस्पिरिलम। ठीक है, फिर आया क्या? कीमोसिंथेटिक, रसायन संश्लेषी। पोषण में जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोबैक्टर। फिर होता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पैरासिटिक मतलब परजीवी, इसमें जीवाणु दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है माइटोबैक्टीरियम। फिर एक होता है सहजीवी, सिम्बायोटिक, ये इसमें क्या है? दूसरे जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन जीव को हानि नहीं पहुंचाते, एग्जाम्पल हो गया राइजोबियम, सिम्बायोटिक का। फिर एक होता है सैप्रोफाइटिक मेथोपजीवी, ये पोषण के लिए मरे हुए अवशेषों पर निर्भर रहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब इनका क्या है? जीवाणुओं का क्या रिप्रोडक्शन क्या है भाई? इनका प्रजनन क्या है? निम्न विधियों से होता है। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जीवाणु में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, कोनिडिया एवं एंडोस्पोर्स मतलब अंतः बीजाणु द्वारा होता है। द्विभाजन प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका के समान प्रकार की दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाता है। 6 घंटे में एक जीवाणु की कोशिका से 10 लाख तक के जीवाणु बन सकते हैं। खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने से जीवाणु का कारण क्या है? जीवाणु को तेजी से प्रजनन करना है। कुछ जीवाणुओं में एंडोस्पोर्स होते हैं। कुछ जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ भित्ति वाली अन्नरोधी संरचनाएं बनती हैं, जिनको बोलते हैं एंडोस्पोर्स। अनेक जीव वैज्ञानिक अंतः बीजाणु को उत्तरजीविता का साधन मानते हैं, ना कि प्रजनन का। लैंगिक प्रजनन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जीवाणु में ना तो जाइगोट का निर्माण होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, केवल अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अनुवांशिक पुनर्योजन 3 विधि से होता है इसमें। संयुग्मन कॉन्जुगेशन, इसकी को लेडरबर्ग तथा टेटम ने 1946 में की थी। इसमें 2 कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का स्थानांतरण होता है। दूसरा है जीन वाहन, ट्रांसडक्शन। इसमें क्या है? जीवाणुओं में लैंगिक जनन की विधि की खोज जेंडर ने की थी। ट्रांसडक्शन में जिंडर तथा लेडरबर्ग ने की थी, 1952 में की थी। एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आया। जीवाणु में होने वाले लैंगिक प्रजनन की विधि की खोज, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ ने 1928 में की थी। इसमें क्या होता है? जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। इनका क्या है? जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। लाभदायक हानिकारक दोनों ही प्रकार के होते हैं भाई, सीधी बात है। कौन कौन से बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं? पहला तो होता है फर्टिलिटी में वृद्धि जो करता है उसको। राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधा, राइजोबियम जीवाणु, ये बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये दलहनी पौधे की जड़ों में, उनमें उपस्थित गांठों में पाया जाता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में बदल देता है। पौधे जो होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण डायरेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उनको इन्हीं जीवाणु की मदद से मिलता है। दूध को दही बनाने में लाभदायक जीवाणु है ये। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने का काम करता है। फिर आया सिरका मतलब विनेगर के निर्माण में बैक्टीरिया, ठीक है। शुगर सोल्यूशन का किण्वन करके एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु उसे सिरका में परिवर्तित कर देता है। तंबाकू की पत्ती में सुगंध व स्वाद बढ़ाने में बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस जीवाणु का प्रयोग तंबाकू की पत्ती में सुगंध व स्वाद बढ़ाने में होता है। फिर आया चाय की पत्ती के क्यूरिंग में माइकोकोकस कैंडिसेंस जो जीवाणु होता है चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग किया जाता है। रेशो की रेटिंग में जल में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक जीवाणु द्वारा जूट, पटसन और सन के रेशो का रेटिंग होता है। ब्यूटीरियम क्या नाम है? ब्यूटीरियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। रेशो के रेटिंग में जीवाणु है ना, बैक्टीरिया। जल में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक जीवाणु द्वारा जूट और पटसन या फिर सन के रेशो की रेटिंग होती है। लैक्टिक एसिड के निर्माण में बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई नाम के जीवाणु जो दूध में पाए जाते हैं, वह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक एसिड में बना देते हैं। और प्रतिजैविक के निर्माण में तो पता ही है, औषधि में काम आता है, ठीक है। हानिकारक जीवाणु कौन कौन से हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया। पहला है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कौन कौन कराता है भाई? यही कराता है फूड पॉइजनिंग। देख भाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, यह भोजन को विषाक्त बना देता है भाई, यही है बोतल में खाना खराब, ये है भोजन। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम भोजन को खराब या विषाक्त बना देता है। विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एग्जाम्पल है इसका। पौधों में रोग होता है, पौधों में रोग भी होते हैं जीवाणु के द्वारा। आलू का शैथिल रोग, पोटैटो विल्ट बोलते हैं इसको, पोटैटो विल्ट है ना, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, बैक्टीरिया द्वारा होता है पौधों में रोग। क्या है? आलू का शैथिल रोग, पोटैटो विल्ट, ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनी सिएरम। पोटैटो विल्ट होता है स्यूडोमोनास सोलेनी सिएरम नामक जीवाणु से होता है। नींबू का जो साइट्रस कैंकर है वो ज़ैंथोमोनास सीट्री नाम के जीवाणु से होता है। गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिसीज, ये होता है कोरिनो बैक्टीरियम टिकी नाम के बैक्टीरिया से होता है। सेब का जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल मतलब अग्नि नीरजा रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल किसके द्वारा होता है? इरविनिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। चावल का अंगमारी ब्लाइट ऑफ राइस, ये होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी नाम के जीवाणु से। फलों में क्राउन गॉल, ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिएंस जीवाणु द्वारा होता है। पौधों में रोग कौन कौन सा है जीवाणु द्वारा? जानवरों में भी रोग उत्पन्न होता है। जानवरों का काला पैर रोग, ब्लैक लेग ऑफ एनिमल, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम चौई, बहुत चबाता है ना, क्लॉस्ट्रीडियम चौई नाम के जीवाणु द्वारा होता है। भेड़ में एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु द्वारा होता है। अब क्या दिया है भाई? और मानव रोग, ह्यूमन डिसीज, मानव में होने वाले जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, ठीक है। रोग का नाम और जीवाणु का नाम बताएंगे। रोग का नाम क्या है भाई? हैजा कोलेरा, ये होता है विब्रियो कोलेरी द्वारा। डिप्थीरिया, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। सुजाक जिसको बोलते हैं गोनोरिया, ये होता है गोनोकोकस गोनोराही द्वारा। एक होता है कुष्ठ या कोढ़ रोग जिसको इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी द्वारा होता है। निमोनिया ये होता है डिप्लोकोकस निमोनी द्वारा। प्लेग ये होता है बैसिलस पेस्टिस द्वारा। प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिस, प्लेग पेस्टिस है ना, प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिस द्वारा। सिफिलिस होता है ट्रैपोनेमा पैलिडम, सिफिलस पैलिडम।
सिफिलिस रोग होता है कौन से जीवाणु द्वारा? ट्रेपोनेमा पैलिडम सिफिलिस होता है इसके का, ठीक है। टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तपेदिक या टीबी ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टिटेनस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा। और काली खांसी जिसको बोलते हैं वूपिंग कफ ये होता है हेमोफिलस पर्ट्यूसिस द्वारा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये पृथ्वी का सफलतम जीवधारू का एक समूह होता है, समान जल और समुद्री जल, नम चट्टान, मिट्टी आदि में मिलता है। मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर दोनों में कुछ भी हो सकता है। संरचना के आधार पर मूलभूत रचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से ज्यादा अधिक समान रखती है। इनमें जो होता है क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। ये जीवाणु हाइड्रोजन के स्रोत के ऊपर में जल का प्रयोग करते हैं। इनके लक्षण क्या है? साइनोबैक्टीरियम के लक्षण क्या है? एक्वेटिक होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस मतलब तंतुवत होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन का जल में प्रयोग करते हैं। इसमें सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। ये सब साइनोबैक्टीरिया नीला सवाल चल रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अलैंगिक जनन एकनिट द्वारा होता है। साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक जनन एकनिट द्वारा होता है। इसमें विकसित कोशिका ऑर्गेनल्स जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अनुवांशिक इकाई के रूप में डीएनए होता है इसमें साइनोबैक्टीरिया में। कुछ साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, जैसे बोलते हैं नॉस्टॉक। इन्हें अत्यधिक आत्मनिर्भर स्वपोषी माना जाता है, जिसको साइनोबैक्टीरियम को शैवालों की भांति लिनोलिक एसिड ग्लैक्टोज पाया जाता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन अमाइटोसिस द्वारा प्रकार का होता है, ठीक है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नाम के साइनोबैक्टीरिया का कार्य होता है, क्योंकि ये इस सागर में पेल के मिलते हैं। अब बताना क्या साइनोबैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस बताना है। इंपॉर्टेंस क्या है? साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनक प्रकाश संश्लेषित जीवधारी थे। क्रियाओं में फलस्वरूप पृथ्वी वायवीय एरोबिक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए सहायक है। साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, एनाबीना मछली भोजन का काम, जंतुओं के लिए भोजन का काम करते हैं, जैसे जीवों को प्रोटीन की आपूर्ति होती है। साइनोबैक्टीरिया कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध रखते हैं। राइजोबियम नाम के साइनोबैक्टीरियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। दलहनी पौधों के साथ राइजोबियम का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का है भाई, सिम्बायोटिक का है। दो जीवों के मध्य संबंध है जिनमें दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे लाइकेन जीव है जिनमें साइनोबैक्टीरियम एवं कवक फंजाई होते हैं। कवक जल का शोषण करता है, कवक जल का शोषण करता है, साथ ही साथ जीवाणु को सहारा सपोर्ट प्रदान करता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया भोजन बनाने का काम करता है। सहजीवी संबंध को कॉम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेस्टा जगत आया। प्रोटेस्टा में क्या है? जल में रहने वाले यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, तरह तरह के जीवन वर्गों में प्रदर्शित करते हैं। स्लाइम, मोल्स, प्रोटोजोआ प्रकाश संश्लेषी एक कोशी शैवाल होते हैं। प्रोटेस्टा चल रहा है ना। प्रोटेस्टा की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटेस्टा क्या है? इसमें एक मेम्ब्रेन होता है, इनके सेल में एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। प्रोटिस्ट में एक कोशिकाएं एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, जिसको साइटोफिल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रोमोसोम से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं। लोकोमोशन इन प्रोटेस्टा कैसे कैसे होता है भाई? प्रोटेस्टा में गमन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन फ्लैजेला से, सिलिया से या फिर स्यूडोपीडिया से, ठीक है। प्रोटेस्टा में जनन रिप्रोडक्शन इन प्रोटेस्टा दो प्रकार का होता है, लैंगिक और लैंगिक, असेक्सुअल सेक्सुअल। असेक्सुअल जनन द्विविभाजक, जबकि लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा इससे जाइगोट बनाता है। जाइगोट में मायोसिस विभाजन होता है, अर्धसूत्री में विभाजित होता है, अंत में अगुणित जीव विकसित हो जाता है। अब आया फंजाई। फंजाई मतलब कवक। कवक क्या है? कवक नॉन क्लोरोफिलस न्यूक्लिएटेड नॉन वेस्कुलर थैलाफाइट है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पौधे हरित विहीन कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, हीटेरोट्रॉफिक होते हैं, विविध पोषी तथा संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इनका हैबिटेट है क्या? इनका हैबिटेट है जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को बोलते हैं कोप्रोफिलस कवक। नाखून तथा बालों में बने वाले कवक को बोलते हैं केराटिनोफिलिक, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे होता है कवक में? न्यूट्रिशन कैसा होगा भाई? कवक तीन प्रकार का होते हैं। सिम्बायोटिक सहजीवी कवक एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन, ठीक है। फिर आया एक परजीवी पैरासिटिक, भोजन जंतु एवं पौधों की जीवित कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। कवक सदैव हानिकारक होते हैं। पक्षी लागो ना। परजीवी पैरासिटिक परजीवी। मिथोपजीवी सेप्रोफाइट्स ये कवक अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, मॉर्सेला हो गया, ठीक है। कवक जो होता है कवक का फंजाई का तुमको बताना है क्या? आर्थिक महत्व, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का नाश करना कवकों का मुख्य लक्षण है। अवशेषों को विघटित डिकम्पोज कर देते हैं कवक, ठीक है। एगैरिकस जो छत्रक है और मॉर्सेला कवकों का उपयोग सब्जी के रूप में खाया जाता है। एस्परजिलस पेनिसिलियम चीज इंडस्ट्री में कवकों का प्रयोग पनीर उद्योग में होता है, ठीक है। यीस्ट का उपयोग एल्कोहल उद्योग में होता है। कुछ यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में काम आता है। कवकों से कई प्रकार के अम्लों का भी निर्माण होता है। एस्परजिलस म्यूकर व साइट्रोमाइबीज द्वारा साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। एस्परजिलस गेलोमाइसिस और पेनिसिलियम ग्लाउकम द्वारा गैलिक एसिड प्राप्त किया गया। एस्परजिलस नाइजर द्वारा ग्लूकोनिक एसिड तथा राइजोपस
निग्रिकेंस द्वारा फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त की गई। कवकों में कई प्रकार के एंजाइम प्राप्त होते हैं। एस्परजिलस ओराइजी से एमाइलेज, यीस्ट से इन्वर्टेज तथा पेनिसिलियम से पैक्टिनेज नामक एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। कवकों से कई प्रकार के विटामिनों का संरक्षण भी किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिकस नामक कवक से B12, यीस्ट से तथा विटामिन डी से ऑर्गेस्ट्रॉल तथा असविया गोपीसी द्वारा विटामिन B2 राइबोफ्लोविन का संश्लेषण किया गया। कवकों में कई प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण होता है। 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एंटीसेप्टिक आदि एंटीबायोटिक औषधियां कवकों के लिए प्राप्त की जाती हैं। कुछ कवक कीड़े पकड़ द्वारा रोग फैलाने के नियंत्रण में काम आते हैं। यीस्ट जो होता है यह एक कोशीय विटामिन डी है ना, सेप्रोफाइट जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह इस कारण ये अपने स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, जिनका पता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कर लिया था। मुख्यतः अल्कोहल, बियर, शराब, डबल रोटी बनाने में होता है। लुई पास्चर ने सर्वप्रथम ईस्ट के फर्मेंटेशन संबंधी गुणों का पता लगाया था। ठीक है, कुछ मशरूम उमीफेलो ले लू है ना, कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, लिखा यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अमीनेटा, फेलोडीम, लसूला, लैक्टेरियस। सरसों का सफेद कीट व्हाइट रस्ट, मूंगफली का टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का उत्तर भावी अंगमारी ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल सड़न रेड रॉट ऑफ शुगर केन, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अंगमारी, चूने का विल्ट होगा जो विल्ट डिसीज ऑफ ग्राम, सेब के फल का सड़ना है ना, फ्रूट नॉट ऑफ एप्पल, और बाजरे का अर्गोट ऑफ बाजरा, गेहूं का लाल रस्ट रेड रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का ढीला स्मार्ट लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट, धान का प्रध्वंस रोग ब्लास्ट ऑफ राइस, अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू आदि पादप रोग विभिन्न कवकों द्वारा होते हैं। ठीक है, कवक जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। मानव में होने वाले एस्परजिलस फेफड़े का रोग, दांत रिंगवॉर्म, मेनिंजाइटिस, ओनिकोमाइकोसिस नाखूनों का भूरापन, हिप्टोप्लाज्मोसिस रोग कवकों द्वारा। इस प्रकार पशुओं में होने वाले एपल टेफुट, एस्परजिलोसिस, म्यूकरोमाइकोसिस आदि रोग कवक द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा फंजाई चल रहा है। कुछ फंजाई कवक जो निमेटोड का भक्षण करते हैं उसको बोलते हैं प्रीडिसियस फंजाई। ठीक है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड्यू बोलते हैं तथा ब्रेड मोल्ड्यू अथवा पिन मोल्ड तथा एस्परजिलस को ब्लू मोल्ड बोलते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा यीस्ट द्वारा इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में ड्राई आइस के नाम से बेची जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ एस्परजिलस फ्लैप्स के कवक से होता है जो कि विषैला होता है। एर्गोट क्लेविसेप्स पर्पुरिया से प्राप्त किया जाता है जो गर्भाशय के संकुचन में काम आता है। LSD लिसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड एक हेलुसिनोजेनिक पदार्थ है जो क्लेविसेट्स पैसपेलाई नाम के एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है एस्परजिलस का। ठीक है।